नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 6 का इकाई 5 जो कि बीजगणितीय अवधारणा है मैथ्स का, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बीजगणित का ये पहला चैप्टर है जो आपके सामने आने वाला है। तो बीजगणित होता क्या है, बीजगणित की ज़रूरत क्यों पड़ी। बहुत सारे लोगों को बीजगणित से डर भी लगता है, ये नई चीज़ क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और हम लोग रोज हर एक चैप्टर इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा बेसिक गणित होता है, बेसिक मैथ्स होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित। अब अंक गणित में क्या होता है, अंक गणित में जहां पर हम लोग संख्याओं के माध्यम से जोड़ते हैं, घटाते हैं, सारी संक्रियाएं करते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, संख्याओं पर सारी चीजें हम लोगों ने किया। बीजगणित इसी का एक व्यापक रूप है। जैसे कभी कभी चीजें जो होती है वो अंक गणित से सॉल्व नहीं हो पाती है, बहुत सारी पहेलियां होती हैं, बहुत सारी दैनिक जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए अंक गणित पर्याप्त नहीं होता है, या फिर उसको व्यापक रूप देने के लिए बीज गणित की आवश्यकता पड़ती है। जब हम लोग इसको जानेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बीज गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आगे हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज कि जब हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो अंक गणित के सहायता से हम फॉर्मूला को बहुत अच्छे से नहीं लिख पाएंगे और उसके लिए बीज गणित की आवश्यकता पड़ती है। और इस चैप्टर के लास्ट तक हम लोग जाते जाते ये भी सीख लेंगे कि ये जो बीज गणित है यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है। इसको लगाने में हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर को हम लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को। और रेखा गणित में हम लोग रेखाओं के बारे में, ज्यामिति के बारे में, बाकी सारी चीज़ें बात करते हैं। तो इसकी बात हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बीज गणित के बारे में ही बात करेंगे और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे कैसे हम लोग बीज गणित को यूज करते हैं, कैसे अक्षरों को यूज करते हैं, कैसे बीजों को यूज करते हैं। बीज गणित का मतलब ही होता है कि ये सभी गणितों का बीज है। बीज का मतलब कि अंकुर है, मतलब बेस है। अंक गणित का ये बीज होता है, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और बीज गणित के बारे में जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीज गणित को एलजेब्रा। इसको एलजेब्रा कहते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये एक टोकरी है और जिसमें 3 फल रखे हुए हैं, ठीक है। ये दूसरी टोकरी है जिसमें आपको दिख रहा होगा 5 फल रखे हुए हैं। तो यहां पर हम लोग लिख दिए 3, यहां पर लिख दिए 5। लेकिन ये एक तीसरी टोकरी है बहुत बड़ी और इसमें ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम अंक गणित की सहायता से प्रदर्शित नहीं कर सकते। यहां पर हम लोग कोई राशि, कोई संख्या नहीं लिख सकते। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो यहां लिखना ही पड़ेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यहां इसमें क्या है, कुछ फल है, ठीक है। और ये जो कुछ है ये कहां से आया, बीज गणित से आया। अब इस कुछ को हम लोग कोई एक अक्षर लिख सकते हैं, या तो क ख ग घ लिख दो। तो मान लो इसमें कितने फल हैं, यक्स फल है, ठीक। ये जो कुछ है इसको मान लो, हम लोग मान लेते हैं बीज गणित में कि इसमें कितने फल हैं, यक्स फल हैं। एक दूसरा उदाहरण है कि मान लो ये एक वर्ग है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ये दूसरा वर्ग है जो कि कितने सेंटीमीटर का है, मान लो 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग नापे 4 सेंटीमीटर। और ये तीसरा है जिसको हम लोग नाप नहीं पाए हैं, तो इसको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो इसको मान लो कि ये y सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। अगर कोई पूछ दिया कि ये कितने सेंटीमीटर है तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे,
लेकिन हम बता सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर ये है, और उसको हम लोग एक कोई भी राशि ABCD क ख ग घ XYZ कुछ भी यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। तो जहाँ पर हमको राशि नहीं पता रहती है, वो संख्या नहीं पता रहती है, उसको हम लोग XYZ ABCD किसी भी चीज़ की सहायता से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और ये जो अक्षर होते हैं यही कहे जाते हैं बीज। ठीक है, ये बीज अक्षर हैं और इन्हीं अक्षरों से बीज गणित इसी पर पूरा बेस होता है, क्योंकि ये सभी अक्षरों का ही खेल होता है। ठीक, अब हम लोग एक चीज यहां से सीखने वाले हैं। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसका हमको परिमाप निकालना है। तो किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसकी किसी एक भुजा में 4 से गुणा कर दो। तो 2 सेंटीमीटर गुणे अगर हम लोग 4 कर दें तो बराबर 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा इसका परिमाप हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर इस वर्ग की, तो यहाँ देखेंगे कि इसकी लंबाई या चौड़ाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। अगर इसका हमको परिमाप निकालना रहे, यानी कि चारों तरफ की लंबाई निकालनी रहे, तो हम 4 सेंटीमीटर गुणे 4। ऐसे ही अगर इस वर्ग की हम बात करें जिसकी लंबाई हमको नहीं पता है और उसकी लंबाई हमने y सेंटीमीटर मान ली है, तो इसका अगर हमको परिमाप निकालना है तो इसकी लंबाई नहीं पता होते हुए भी हम जानते हैं कि अगर y सेंटीमीटर में हम 4 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाप हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जिस प्रकार हम लोग संख्याओं में गुणा कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग बीजीय जो अक्षर हैं उनके साथ गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और ये सभी चीजें हम लोग इसी वीडियो में आगे सीखने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं कि मान लो ये माचिस की एक तीलियों का वो गट्ठर है। 3 माचिस की तीलियों को मिलाकर हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया। ऐसे ही अगर हमको 2 त्रिभुज बनाना पड़े तो फिर से ये माचिस की 3 तीलियां लगेंगी। तो अगर हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, मान लो इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो मान लो यहाँ पर लिख दो त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या, और यहां तीलियों की संख्या। अगर हमको एक त्रिभुज बनाना है तो कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, 3। अगर हमको 2 त्रिभुज बनाना है तो कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, 6। अगर हमको 3 त्रिभुज बनाना है तो कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, 9। अगर हमको 50 त्रिभुज बनाने हैं तो हमको कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 50 में हम 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 150। और ऐसे ही मान लो कितने भी त्रिभुज, अगर कोई पूछ दे कि अगर हमको यन यानी कि एक कुछ स्पेसिफिक नंबर 105, तो 105 में कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जितने भी त्रिभुज हम बनाएंगे, जितने भी त्रिभुज बनाएंगे उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहां जितना जो शब्द है, ठीक है, वो एक बीज है। यानी कि अगर हम बात करें कि हम यक्ष त्रिभुज, यक्ष जो है जितना भी मान लो, तो जितने भी त्रिभुज हम बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यक्ष में 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको उतने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे हम एक फॉर्मूला बनाकर यहां पर एक सूत्र हमारा बन गया कि अगर हमको कुछ त्रिभुज बनाने हैं तो हमको कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुछ में हम 3 से गुणा कर देंगे। और जो कुछ शब्द है, कुछ की जगह मान लो यक्ष, यानी कि अगर हमको यक्ष त्रिभुज बनाने हैं तो हमको कितने, यक्ष गुणे 3 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक त्रिभुज बनाना है तो 1 गुणे 3 यानी 3 त्रिभुज, 3 तीलियां। 2 त्रिभुज बनाना है तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 तीलियां। और ऐसे यक्ष त्रिभुज बनाने हैं तो यक्ष गुणे 3 हमको तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक सवाल और है कि मान लो ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम जो है श्याम से छोटा है, ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, ठीक। और ये कितने साल छोटा है, 5 साल। और ये 5 साल इससे
बड़ा हो गया। तो इसको अगर हमको एक ऐसे सवाल दे दे कि राम की उम्र को श्याम की उम्र में दर्शाओ, ठीक है, एक बीज गणित के माध्यम से राम की उम्र को श्याम की उम्र में दर्शाना है। तो मान लो श्याम की उम्र बराबर, श्याम की उम्र बराबर मान लो x वर्ष, ठीक है, श्याम की उम्र बराबर x वर्ष। तो ऐसे ही अगर हमको राम की उम्र ज्ञात करनी रहेगी तो हम क्या करेंगे, 5 साल छोटा है यानी कि 5 साल कम है। मान लो इसकी उम्र 10 साल होती तो इसकी उम्र 5 साल, अगर इसकी उम्र 20 साल होती तो इसकी उम्र क्या होगी, 5 साल छोटा है यानी कि 15 साल। तो अगर इसकी उम्र x वर्ष है तो राम की उम्र हो जाएगी इससे 5 साल छोटा यानी कि x ऋण 5 वर्ष। यानी कि जहां जहां हम लोग संख्या का प्रयोग कर सकते हैं वहां वहां हम लोग x, y, z, a, b, c, क, ख, ग, अ, ब, स, यानी कि ये जितने भी अक्षर हैं इनका प्रयोग हम लोग बीज गणित में करते हैं। कहीं कहीं किसी विशेष अक्षर का भी प्रयोग होता है। वो सारी चीजें हम लोग आगे जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि बीज गणित आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यानी कि बीज गणित होता कुछ नहीं है, जहां पर हम लोग संख्याओं का प्रयोग करते थे वहां हम लोग अक्षरों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अक्षरों का प्रयोग क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर जो नंबर होना चाहिए, जो संख्या होनी चाहिए वो हमको नहीं पता है और इन अक्षरों के प्रयोग से हम उन संख्याओं को प्राप्त भी कर सकते हैं। अगर हम उसको प्राप्त करने टाइप का कोई प्रश्न है तो उसको हम लोग प्राप्त भी करेंगे। तो इसीलिए बीजगणित की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए हम लोग इन नंबरों का, इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन नंबर्स की जगह, और इसीलिए बीजगणित आया। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि जैसे हम लोग अंक गणित में जोड़, घटाना, गुणा और भाग करते थे संख्याओं के साथ, वैसे ही हम लोग बीज गणित के बीजों के साथ यानी अक्षरों के साथ भी जोड़ घटाना कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग इन 4 टेबल्स के माध्यम से जानने वाले हैं। इसमें हम लोग जोड़ सीखेंगे कि अगर अक्षरों को जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे। इस टेबल में हम लोग घटाना सीखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे घटाते हैं। इसमें हम लोग गुणा सीखेंगे और इसमें हम लोग भाग सीखेंगे। जैसे हमको 5 और 4 को जोड़ना होता था अंक गणित में, जब हम लोग 5 और 4 को जोड़ते थे तो हम लोग सीधे लिखते थे 5 धन 4, और 5 और 4 का योगफल हमको 9 प्राप्त होता था, क्योंकि हमको दोनों संख्याएं क्या है, ज्ञात है, इनका योगफल हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको x और 4 को जोड़ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग संख्याओं के साथ ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं सेम टू सेम, वैसे ही हम लोग इन अक्षरों के साथ भी व्यवहार करेंगे। तो जैसे 5 में 4 जोड़ने पर हम 5 धन 4 लिख देते थे, वैसे ही x में अगर हमको 4 जोड़ना रहेगा तो x धन 4 लिख देंगे। यानी कि किसी भी संख्या में, x का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या, तो कोई भी संख्या में अगर हमको 4 जोड़ना रहेगा तो हम उसमें 4 क्या करेंगे, धन 4 लिख देंगे। x और y मान लो 2 संख्याएं हैं और इनको हमको जोड़ना है, दोनों का मान नहीं पता है। तो जब मान नहीं पता रहेगा तो हम लोग x y लिख दिए हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को जोड़ना रहेगा तो x धन y। बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही a, b तथा c तीनों को जोड़ने पर हमको क्या योगफल प्राप्त होगा, यानी कि a को b को अगर हम जोड़ देंगे और c को, तो यहां धन लिख देंगे। तो इनको जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा योगफल होगा। क्योंकि इसका मान हमको नहीं पता है इसलिए हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। अगर मैं कह दूं कि a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान 3 है, तो 3 2 5 1 6 हमारा योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो a b का मान कुछ भी हो सकता है, और जैसे इसका मान हमको पता चलेगा, जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे आगे और निकाल लेंगे तो क्या ये हम लोग यहाँ पर योगफल लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग अंक गणित में जोड़ते हैं वैसे ही हम लोग बीज गणित में भी बीजों को भी वैसे ही
जोड़ते हैं। अब घटाते कैसे हैं? जब जोड़ते वैसे हैं तो घटाएंगे भी वैसे ही। कुछ उदाहरण के द्वारा सीख लेंगे। जैसे 10 से 3 घटाना रहेगा हमको, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 ऋण 3 लिख देते हैं। अगला है यक्स में से 5 घटाने पर। तो जैसे 10 एक संख्या है वैसे ही यक्स भी एक संख्या है, तो यक्स में से 5 को यक्स ऋण 5 ऐसे हम लोग घटा सकते हैं। अगर 5 में से यक्स घटाना है तो 5 में से यक्स 5 ऋण यक्स ऐसे घटा देंगे। और यक्स में से वाई घटाना है तो यक्स में से वाई घटा देंगे। ठीक है। अगर कह दें यक्स में से 0 को घटाओ तो यक्स ऋण 0 भी हम लोग घटा सकते हैं। यानी यक्स में से 0 को घटाएंगे तो यक्स ऋण 0 बराबर यक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या में से जब हम लोग 0 को घटाते हैं तो क्या वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही बीजगणित में अगर यक्स में से भी 0 को घटाएंगे तो भी हमको यक्स प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं गुणा की। गुणा क्या होता है? गुणा किसी भी चीज को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे 2 का 4 में गुणा हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 4 बार जोड़ना। ठीक है। तो 2 को 2 धन 2 धन 2 धन 2, 2 को जब हम 4 बार जोड़े हैं तो ये क्या हो जाता है? 2 गुणे 4 बराबर 8 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यक्स को भी हम 4 बार अगर जोड़ते हैं तो यक्स गुणे 4। ठीक है। यानी यक्स में 4 का गुणा कर देंगे। और जब भी किसी अक्षर से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4 यक्स। ठीक है। संख्या लिख दो, अक्षर लिख दो, बीच में गुणा का निशान हम लोग अंडरस्टूड रहता है। हम लोग समझ जाते हैं कि अगर 4 यक्स लिखा है इसका मतलब है 4 गुणे यक्स। ठीक है। यानी कि जहां भी हम लोग गुणा देखेंगे तो अगर एक अक्षर है और एक संख्या है और दोनों के बीच में गुणा है तो हम लोग गुणा का निशान को हटा भी देंगे तो इसको यक्स 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन यक्स 4 देखने में अच्छा नहीं लगता है तो इसको पलट के 4x ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। तो ये 4x हो जाएगा। अगर a को हम लोग 3 बार जोड़ें तो यानी a का 3 में गुणा तो a गुणे 3 बराबर 3 हो गया। यक्स को y बार जोड़ें तो यक्स गुणे y बराबर यक्स y। देखो यहां से गुणा का निशान अगर हम लोग हटा भी लेते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बीजगणित को लिखने का तरीका होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा क्यों हो गया ये इसका कोई आंसर नहीं है। बस यहां से हम लोग गुणा हटा देते हैं ताकि लिखने में हमको सुविधा रहे। इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर 1 को हम लोग यक्स बार जोड़ते हैं तो 1 गुणे यक्स। और हम जानते हैं कि जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम 1 में यक्स से भी गुणा करेंगे तो हमको यक्स ही प्राप्त होगा। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा। 1 में 0 से गुणा करेंगे, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही 1 से अगर हम यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स ही प्राप्त हो जाएगा। और 0 को अगर हम लोग यक्स बार जोड़ते हैं तो 0 गुणे एक्स। और किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम यक्स से भी गुणा करेंगे 0 में तो हमको 0 प्राप्त होगा। y से भी गुणा करेंगे, कोई भी बीजगणित का अक्षर रहेगा तो हमको 0 ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंक गणित की संख्याओं के साथ 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और यक्स से करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी संख्या से, जैसे हम लोग अंक गणित को समझते हैं वैसे ही बीज गणित को भी समझेंगे, इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 20 को 5 से विभाजित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है। तो 20 को अगर हम 5 से विभाजित करें यानी 20/5। ठीक है। 20 में 5 से भाग देना है तो 20/5 या 20/5 हो जाएगा। अगर a को b से विभाजित करना है, a को a में b से भाग देना है तो ये भी हो जाएगा a/b। लेकिन b 0 नहीं हो जाएगा। b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते। तो a कोई संख्या हो सकती है, b कोई भी संख्या हो सकती है। अगर हमको a में b से भाग देना है तो हम a/b लिख देंगे। लेकिन b 0 होगा तब नहीं लिख पाएंगे।
क्योंकि किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग नहीं दे सकते, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है बच्चों बराबर नहीं, यानी b कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। 40 में अगर हमको p से भाग देना रहेगा तो 40/p लिख देंगे, लेकिन p कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। और b को 5 से विभाजित करना है तो b/5, यानी कि b/5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी कि अगर किसी बीज गणित के अक्षर के साथ हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी चीजें एकदम सेम टू सेम अंक गणित के जैसी हैं। अगर अंक उसको ध्यान से समझेंगे तो सेम जैसे हम लोग कक्षा 1 से 2 से आज तक सीखते आए हैं, वैसे ही इसके साथ भी हम लोग करते चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आगे हम लोग कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे जो कि बहुत ही आपके काम की है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग अक्षर संख्याओं की घात के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक है। अक्षर संख्याओं की घात क्या होती है? जैसे घात पहले हम लोग समझ लेते हैं कि घात होता क्या है। जैसे अगर हम लोग 10 गुणे 10 करते हैं, ठीक है, तो 10 गुणे 10 होता है 10 के घात 2, यानी कि किसी संख्या का जब उसी संख्या में बार बार गुणा करते हैं तो वो संख्या, जिस संख्या का बार बार गुणा करते हैं वो नीचे आ जाता है बेस में। इसको कहते हैं बेस या आधार, और इसको कहते हैं घात या फिर इसके पावर। 10 के घात ये है और इसको कहते हैं आधार। अगर हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 को 4 बार लिखते हैं तो ये 5 आधार हो जाएगा, और कितनी बार हमने 5 का गुणा किया है ये घात हो जाएगा। ठीक है, ये बेस है और ये उसके पावर है। तो ऐसे ही अगर हम किसी अक्षर संख्या का, यानी बीजगणित में यक्स का ऐसे करते हैं तो इसका मान कितना होता है ये हम लोग इस चीज में जानने वाले हैं। तो जैसे 10 का गुणा हम 10 में किए 2 बार, तो वैसे ही जब हम लोग बीजगणित में बात करेंगे, अक्षर संख्याओं की बात करेंगे, तो ये इससे कुछ अधिक नहीं होगा। तो इसमें यक्स के घात 3, ठीक है, यक्स जो है वो आधार है, ठीक है, और उसका गुणा हम लोगों ने 3 बार किया है तो इसके घात 3 हो जाएगा। y गुणे y, तो y के घात कितना हो जाएगा 2। z गुणे z गुणे z गुणे z गुणे z, तो z के घात यानी कि z का गुणा हम 5 बार z में ही किए हैं। अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो इसको हम 2 के घात 3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जिस प्रकार से अंक गणित में हम संख्याओं का बार बार गुणा करने को ही क्या करते हैं, उसके घात में लिख देते हैं, वैसे ही बीज गणित में भी हम वही काम करेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर यक्स गुणे यक्स है, ठीक है, तो इसको तो हम यक्स के घात 2 लिख दिए, लेकिन यक्स गुणे वाई है तो इसको क्या करेंगे? क्या इसको भी घात में लिखेंगे? तो नहीं, इसको सिर्फ हम लोग यक्स वाई ही लिखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले अभी थोड़ी देर पहले समझे हैं। अब हम लोग घात के कुछ उदाहरण यहां पर देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि अगर घात आता है प्रश्नों में तो उसको हम लोग कैसे, उसका उत्तर क्या आएगा। अब यहां पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं दोस्तों, और इसकी मदद से हम समझेंगे कि किसी भी अक्षर संख्याओं में जब हम गुणा बार बार करते हैं तो उसको कैसे घात के रूप में व्यक्त करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि 5 है, यक्स गुणे यक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग 5 गुणे यक्स के घात 3 लिख सकते हैं, या फिर 5 यक्स के घात 3, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब किसी अक्षर संख्या में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो बीच में गुणे का निशान हटा देते हैं। यम का गुणा यम में कितनी बार? 3 बार, तो यम के घात 3 इसको लिख सकते हैं। यहां पर देखेंगे यक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई गुणे यक्स, तो वाई का गुणा वाई में यानी कि
y के घात 3 हो जाएगा और यक्स यक्स यानी कि यक्स का गुणा यक्स में 2 बार है तो यक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y की घात 2 यक्स स्क्वायर। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यक्स पहले आता है y बाद में आता है तो ऐसे लिखने में सुविधाजनक होता है। यहाँ 2a गुणे a है, यानी कि इसको 2 गुणे a भी हम लिख सकते हैं और इसको 2 गुणे a का वर्ग लिख सकते हैं, या इसको 2a वर्ग लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 2a स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ हम देखेंगे 3 गुणे 3 यानी कि 3 स्क्वायर, 3 के घात 2, 4 गुणे 4 यानी कि 4 के घात 2 और a गुणे a यानी a के घात 2, यानी कि 3 का घात 2 बराबर 9, 4 के घात 2 बराबर 16 और a स्क्वायर यानी कि 16 नवा 144 a स्क्वायर इसका आंसर आ गया। यहाँ a गुणे यस गुणे टी है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बराबर AST स्क्वायर। उम्मीद है कि इसको समझने में आपको कुछ भी असुविधा नहीं हुई होगी। a का गुणा यस में AS, t गुणे टी स्क्वायर एंड t के घात 2। तो ऐसे ही अक्षर संख्याओं का जब हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो वो घात के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और घातों को समझने में उम्मीद है कि आपको असुविधा नहीं हुई होगी, सभी चीजें आप समझ गए होंगे। आखिरी टॉपिक जो है चर और अचर, चर और अचर के बारे में, राशियां क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, चर राशि वो होती है जो कि बदलती रहती है और अचर राशि होती है जो कि नहीं बदलती है। जो चरती रहती है, बदलती रहती है, उसको चर राशि कहते हैं। अचर राशि जो कि नहीं बदलती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 5 है, 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो 5 क्या है? अचर राशि है। और यक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यक्स जो है वो चर राशि है। इसमें जो यम है वो क्या है? चर राशि है। इसमें यक्स और वाई चर है। इसमें जो 2 है ये क्या है? अचर राशि है। यानी कि जो संख्याएं कांस्टेंट होती हैं, जिनका मान नहीं बदलता है, उसको अचर राशि कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे 144 a स्क्वायर। तो जो 144 है वो क्या है? अचर है और a क्या है? चर है। ये सभी चर राशियां हैं। जैसे मान लो चर अचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग समझते हैं और उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो मैं कहूं कि एक गाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है, एक गाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो यहां पर मैं लिख दूं कि घंटा और यहां पर लिख दूं दूरी। ठीक है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? एक यानी लिखा है ना कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो 2 घंटे में जाएगी 80 किलोमीटर। 3 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? तो 3 घंटे में ये जाएगी 120 किलोमीटर। यहां पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो इसकी चाल है, एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, जो इसकी चाल है वो क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय को मान लो t, यानी क्योंकि समय बदल रहा है, समय 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने घंटे हम लोग चलेंगे उतनी दूरी बराबर अगर हम d कर दें डिस्टेंस, तो दूरी क्या है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल इसकी बदल नहीं रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अचर राशि। ये बदल नहीं रही है और समय बदल रहा है। ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने देर का हम पता करना चाहें कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये बदलने वाली राशि है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ये चर राशि है। जैसे अगर हम एक वृत्त की बात करें, इसकी परिधि होती है 2πr। ठीक है, r यहां पर इसकी त्रिज्या है। तो
आपके लिए 2 जो है ये अचर है, 2 का मान कभी नहीं बदलेगा, 2 ही रहेगा। पाई का मान हम 22/7 रखते हैं और आर जो है, आर पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर हम जो त्रिज्या है उसका मान 1 रखते हैं तो इस त्रिभुज की इस वृत्त की परिधि जो है वो अलग आएगी। इसका मान 2 रखते हैं, यानी कि आर का मान यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। तो जिसका मान बदलता है वो होती है चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता है वो होती है अचर राशि। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी समस्या आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स के सभी चैप्टर के हर एक क्लास के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।